वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एसएससी जीएस प्रेप पर स्वागत है। मैं अशोक चोपड़ा। आज हम एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर तथा कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपकी एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं वातावरण की संरचना। वातावरण में बहुत सी लेयर पाई जाती है और उनकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ आइडिया लगा लेते हैं। एटमॉस्फेयर किससे बना रहता है? डिफरेंट टाइप की गैसों से मिलकर बना रहेगा। एटमॉस्फेयर में क्या रहती है? डिफरेंट टाइप की गैस होती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है? 78%। ऑक्सीजन सेकेंड नंबर पे आती है, वो रहती है 21%। फिर आती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है 0.03%। फिर ऑर्गन पाई जाती है, जीनोन पाई जाएगी। तो ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाएगी। तो एटमॉस्फेयर में जो मेनली पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम करती है? ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट भी देती है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी कार्य करती है। तो ये क्या करती है? अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करती है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आने लग जाता है, यानी कि पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो हम एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर को देखने से पहले हमें 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर में। कौन कौन सी लेयर होती है? पहली होती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर हिंदी में बोलते हैं इसको क्षोभ मंडल। जो अर्थ की सरफेस से जो सबसे ऊपर, सबसे जो नीचे रहेगी, जैसे ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे कौन सी रहेगी? ट्रोपोस्फियर। ये वाली जो लेयर रहेगी वो रहेगी ट्रोपोस्फियर, या इसको हिंदी में बोलेंगे क्षोभ मंडल। फिर रहती है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इसको हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। फिर थर्ड नंबर पे रहती है ओजोन लेयर, ओजोन ओजोन स्पेयर, ओजोन मंडल। और फिर रहती है आयनोस्फीयर, आयन मंडल, आयन मंडल। फिर रहता है एक्सोस्फीयर, इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। तो जो अर्थ के सबसे क्लोज रहेगी वो होती है ट्रोपोस्फीयर, यानी कि क्षोभ मंडल रहेगा। जो अर्थ के सबसे पास रहेगी वो कौन सी रहेगी? क्षोभ मंडल रहेगी। और जो अर्थ से सेकंड नंबर पे रहेगी उसको समताप मंडल बोलते हैं, उसको बोलेंगे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। जो थर्ड नंबर पे रहेगी उसको ओजोन मंडल बोलेंगे। चौथे नंबर पे रहेगी आयनोस्फीयर बोलेंगे, आयन मंडल। और पांचवें नंबर पे रहेगी एक्सोस्फीयर, यानी कि बाह्य मंडल बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रोपोस्फीयर के बारे में। ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल। तो जहां जितनी भी वेदर की इंसिडेंट होंगे, जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमेना होंगे, यानी मौसम संबंधित जितनी भी गतिविधियां होंगी यहाँ पे होंगे। यानी कि ट्रोपोस्फीयर में भी जितनी भी वेदर रिलेटेड इंसिडेंट होंगे या फिनोमेना होंगे वो किस में होंगे? ट्रोपोस्फीयर में होंगे। ट्रोपोस्फीयर में आंधी आना, बरसात होना, बादलों का बनना, ये सभी कहाँ होंगे? ट्रोपोस्फीयर में रहेंगे। और ट्रोपोस्फीयर के बारे में, ट्रोपोस्फीयर की जो हाइट होगी वो पोल पे तो कितनी रहती है? 8 किलोमीटर रहेगी, यानी कि ध्रुव पे कितनी रहेगी? 8 किलोमीटर रहेगी। जबकि विषुवत रेखा या इक्वेटर पे कितनी रहेगी? विषुवत रेखा पे रहेगी 18 किलोमीटर। तो आपको याद रखना होगा कि जो ट्रोपोस्फीयर की हाइट है वो विषुवत रेखा या इक्वेटर पे कितनी रहेगी? 18 किलोमीटर रहेगी। जबकि पोल पे कितनी रहेगी? 8 किलोमीटर रहेगी। और इसमें क्या होगा कि जैसे हम ऊपर जाएंगे वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो याद रखना कि ट्रोपोस्फीयर में अगर हम ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ऊपर जा रहे हैं, हाइट पे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, अगर हम अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर में कितना डिक्रीज आएगा? 6.4 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं तो कितना डिग्री जाएगा? 6.4% आएगा। ट्रोपोस्फीयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। सभी जो वेदर रिलेटेड जो फिनोमिना होंगे वो कहाँ होंगे? ट्रोपोस्फीयर में होंगे, क्षोभ मंडल में होंगे। पोल पे इसकी ये जो हाइट रहेगी 8 किलोमीटर रहेगी, जबकि विषुवत रेखा पे इसकी कितनी रहेगी? 18 किलोमीटर रहेगी। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी है किसके बारे में? ट्रोपोस्फीयर के बारे में। वेदर सब जो भी रिलेटेड इंसिडेंट होंगे या घटनाएं होंगी वो इसमें होंगी।
पोल पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर रहेगी, विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर रहेगी, और ऊपर जाने पे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे कितना टेम्परेचर में डिक्रीज आएगा, 6.4 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको याद रखना होगा इसके बारे में। अब देखो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। देखो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं समताप मंडल, यानी कि जहां पे टेम्परेचर सेम रहेगा उसको हम बोलते हैं समताप मंडल। और इसकी जो हाइट रहती है, यानी कि इसकी हाइट को कंसिडर किया जाता है 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर, यानी कि 18 किलोमीटर तक आपका कौन सा आ गया था, ट्रोपोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट थी वो कितनी थी, 18 किलोमीटर। फिर 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक क्या रहेगा आपका, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो आपको याद रखना होगा कि ट्रोपोस्फेयर जो क्षोभ मंडल है वो कितना रहेगा, 18 किलोमीटर तक रहेगा। जो स्ट्रेटोस्फेयर है समताप मंडल, यानी कि समताप मंडल कहां तक रहेगा, 18 से 32 किलोमीटर तक रहेगा। और इसमें जो क्या रहेगा, इसमें आपके एरोप्लेन क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं, यानी कि जो हवाई जहाज है वो किस में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि हवाई जहाज या एरोप्लेन कहाँ उड़ेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में। और उनकी हाइट कितनी रहती होगी, 18 से 32 किलोमीटर, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, स्ट्रेटोस्फेयर के 18 से 32 किलोमीटर के बीच में है। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, नोट डाउन कर लो इसको। इसमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर फिक्स रहेगा, 18 से 32 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहेगी, और इसमें क्या होते हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, है ना। फिर हम चलते हैं ओजोन स्पेयर के बारे में। ओजोन स्पेयर, देखो ओजोन का फॉर्मूला आपको याद रहना होगा, वो होता है O3। आपको ओजोन का फॉर्मूला क्यों याद रखना होगा, क्योंकि एसएससी में जब आप टीयर फर्स्ट देते हो तो उसमें केमिस्ट्री भी रहता है, और केमिस्ट्री में क्या रहता है कि फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए। ओजोन को क्या रहता है, O3 फॉर्मूला रहता है। और इसकी जो मोटाई है, ओजोन की मोटाई, वो किस में नापते हैं, डोप्सन इकाई, डोप्सन इकाई में मेजर की जाती है। यानी कि ओजोन की मोटाई, ओजोन की मोटाई किस में मेजर की जाएगी, डोप्सन में की जाएगी। तो ओजोन की मोटाई मेजर किस में की जाती है, डोप्सन इकाई में। ये भी आपकी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से जो कोरिलेट हो रही है उन चीजों को रिलेट करते चले जाओ, है ना। तो ओजोन, ओजोन स्पेयर में क्या रहेगी, ओजोन रहेगी, नाम से पता चल रहा है ओजोन रहेगा। डोप्सन इकाई में इसकी ओजोन की मोटाई है उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। अब देखो इसकी जो हाइट रहती है वो कितनी रहती है, 32 टू 60 किलोमीटर, 30 टू 60 किलोमीटर तक ओजोन स्पेयर रहेगा। और ओजोन हमें क्या करती है, ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रिवेंट करती है, यूवी रे से प्रिवेंट करती है ना। ओजोन हमें क्या करेगी, यूवी रे से, यानी कि पराबैंगनी किरणें होती है उनसे हमें प्रिवेंट करती है। क्योंकि यूवी रे अगर हमारे शरीर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी, हमें स्किन की डिजीज, स्किन कैंसर, एलर्जी, ऐसी हमें क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे। लेकिन ओजोन लेयर में, ओजोन स्पेयर में ओजोन होती है जो हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रे या पराबैंगनी किरणों से हमें क्या करती है, बचाती है। और इसको डिप्लीशन करने में किसका योगदान है, यानी कि ओजोन को क्षरण कौन कर रहे हैं, ओजोन को खराब कौन कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। यानी कि पूछे कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, जो खत्म हो रही है, वो कौन कर रहे हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आपको ओजोन स्पेयर के बारे में याद रखना होगा कि ओजोन का फॉर्मूला क्या रहेगा, O3 रहेगा। डोप्सन इकाई होती है, 32 से 60 किलोमीटर तक रहेगा। ओजोन किसी यूवी रे से हमें प्रोटेक्ट करेगा, और जो यूवी रे को डिप्लीट कर रहे हैं वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। फिर आता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर की जो हाइट रहती है वो कितनी रहती है, 60 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर, यानी कि 640 किलोमीटर रहती है ना। तो इसकी हाइट याद रखना, आयन मंडल की हाइट कितनी रहेगी, 60 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर रहेगी। और इसमें क्या रहेंगे, आयंस प्रेजेंट रहते हैं ना, इसमें क्या रहेंगे, आयंस प्रेजेंट
रहेंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइंस फॉर्म में रहेंगे, यानी यहाँ पे बहुत सारे आइंस रहेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर बोलते हैं, है ना। और जो इसकी निचली लेयर है, निचली परत होती है, निचली परत, उसको बोलते हैं डी लेयर। डी लेयर, डी और परत बोलते हैं, जो आयनोस्फीयर की सबसे निचली परत रहेगी उसको क्या बोलेंगे, डी लेयर बोलेंगे, है ना। जो आयनोस्फीयर की सबसे निचली लेयर रहेगी वो डी लेयर बोलेंगे। और ये लॉन्ग रेडियो रेडियो वेव्स को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करती है। लॉन्ग रेडियो वेव्स को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। और इसमें इसके ऊपर क्या होती है, E1 E2 और F1 और F2, ये और परत पाई जाती है किसमें, ये परतें पाई जाती है किसमें, आयन मंडल में। आयन मंडल में कौन कौन सी लेयर पाई जाएगी, E1 E2 F1 F2। और ये क्या करती है, शॉर्ट रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि परिवर्तित करती है। शॉर्ट रेडियो वेव्स जो होते हैं उनको क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करती है। शॉर्ट रेडियो जो वेव्स रहेगी उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो किस में रहेंगे, आयनोस्फीयर में रहेंगे। हमारा टेलीविजन हम देख पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं, वो किसके कारण सुन पाते हैं, इस आयनोस्फीयर के कारण। जो भी जैसे यहां से जो सिग्नल जाएगा वो आयनोस्फीयर में जाएगा, और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस कम्युनिकेशन हमारे पास आएगा। तो ये आयनोस्फीयर क्या करता है, जो वेव जा रही है उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये आयनोस्फीयर नहीं हो तो चली जाएगी वो, इनकी अंतरिक्ष में ही चली जाएगी और वापस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो आयनोस्फीयर क्या करता है, हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, टेलीविजन है, रेडियो है, ये इनको संचालित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो जो इतने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे, आयनोस्फीयर में रहेंगे। तो नोट कर लो, E1 E2 F1 F2 किसको करेगी, शॉर्ट वेव को, शॉर्ट रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करेगी। डी लेयर किसको करेगी, लॉन्ग रेडियो को। और ये 60 से 60 सॉरी 640 किलोमीटर तक इसकी हाइट रहती है। अब एक और बचा है एक्सोस्फीयर, है ना, बाह्य मंडल जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर को बाह्य मंडल बोलेंगे तो यानी कि जो 640 किलोमीटर से अबव है वो क्या है, आपका एक्सोस्फीयर है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम की गैस की अधिकता होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की क्या रहेगी, अधिकता रहेगी, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की क्या रहेगी, अधिकता रहेगी, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाएगी। और इसमें ऑस्ट्रोलिस, याद रखना इनको, ये ऑस्ट्रोलिस और बोरियालिस, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंसिडेंट है। यानी कि ऑस्ट्रेलिस और बोरियालिस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इंसिडेंट है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। अगर ये साउथ पोल पे होता है, साउथ पोल पे रहेगा, अगर ये घटनाएं कहाँ पे होती है, पोल पे होती है। ऑस्ट्रोलिस और बोरियालिस दो इंसिडेंट होते हैं जो क्या होते हैं, जो सन होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके कारण ये इंसिडेंट होते हैं, यानी कि ये चमकते हैं वहां पे, है ना, एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देते हैं। तो अगर ये साउथ पोल पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं ओरेरा ऑस्ट्रेलियस। और अगर नॉर्थ पोल पे हो रहा है, उत्तरी पोल पे हो रहा है, ध्रुव पे, तो उसको बोलते हैं ओरेरा बोरियोलिस, बोरियलिस। तो अगर ये साउथ पोल पे हो रहा है तो उसको बोलेंगे ओरेरा ऑस्ट्रेलिस, और इसको बोलते हैं ओरेरा बोरियलिस, है ना, ओरेरा बोरियलिस। इसका मतलब क्या होता है, सुबह प्रातः काल का तारा। ओरेरा का मीनिंग क्या होता है, प्रातः काल का तारा, प्रातःकालीन तारा। यानी कि ओरेरा का मीनिंग क्या रहेगा, प्रातःकालीन तारा रहेगा। ओरेरा का मीनिंग क्या रहेगा, प्रातःकालीन तारा। तो आपको मैंने क्या बताया, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर के बारे में बताया, 5 लेयर बताई, कौन सी इनकी सीक्वेंस क्या रहेगी वो बताया। उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है ना। अब आज का हम करंट अफेयर्स देखते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लो एक बार ये तो।
अब देखो हम करंट अफेयर्स चालू करते हैं आज का। 1 दिसंबर का करंट अफेयर्स चालू कर रहे हैं हम। करंट अफेयर्स आपको टीयर 3 में जो आपका ऐसे राइटिंग रहेगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ऐसे राइटिंग में आपको कुछ ना कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो आपको करंट अफेयर्स को ऐसा नहीं देखना है कि एग्जाम के टीयर 1 के हिसाब से देखना है, टीयर 1 के हिसाब से ही आपको टीयर 3 के हिसाब से देखना है, क्योंकि ऐसे राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल एसएससी में इतना कंपटीशन है कि एक एक नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब वैसे तो पीडीएफ वीडीएफ तो है नहीं है ना, यहाँ पे सिंपली ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है? तो आपको याद रखना होगा वो कितने दिसंबर को बनाया जाता है, 1 दिसंबर को बनाया जाता है, क्योंकि आज का ही करंट अफेयर से तो सिंपल सी बात है कि वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया जाएगा, आपको 1 दिसंबर को बनाया जाता है। तो ये तो आप पढ़ लोगे, लेकिन अब हम इसका स्टैटिक पोर्शन देखते हैं, है ना। स्टैटिक पोर्शन देखते हैं, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। तो एड्स की फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बायोलॉजी का पोर्शन बन गया है ना। बायोलॉजी पे आपके जो जीएस में रहती है, तो एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। जैसे अभी कोरोना किसके द्वारा हो रहा है? वायरस के द्वारा होता है। तो ये भी किसके द्वारा होगा? वायरस के द्वारा रहेगा। और वायरस का क्या नाम है? HIV, है ना, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, है ना। तो आपको ये दोनों चीज याद रखनी है इसके साथ, कि 1 दिसंबर को तो बनाया जाता है, लेकिन एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, है ना। इसके साथ इसकी थीम, है ना, थीम क्या थी 2020 की? वो थी ग्लोबल सोलिडेटरी सोलिडेटरी और रेजिलेंट सर्विस। तो आप जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए रेजिलेंट क्या हो गया? रेजिलेंट का मीनिंग भी आप फाइंड आउट करते हो, और सोलिडेटरी का भी मीनिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो ये दो मीनिंग है, आप सर्च भी कर सकते हो, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको थीम याद रखनी है, किसके कारण होता है, फुल फॉर्म क्या है, और कब बनाया जाता है। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। इस एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि IPC 366 ये किससे रिलेटेड है ना। ये करंट अफेयर्स में रहेगा, और ये आपके लिए ऐसे के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। 366 ये आपकी रिलेटेड है किडनैपिंग एंड कोरेसिव फॉर मैरिज टू ए वुमन। अगर किसी महिला को किडनैप करके बलपूर्वक उसके शादी कर ली जाए, तो उसको डील कौन करेगी? IPC 366 डील करेगी। यानी कि किसी भी महिला को अगर हम किडनैप करके उसके साथ जबरदस्ती शादी कर ले, तो ये कौन सी डील IPC की जो तहत आएगी? ये आएगी सेक्शन IPC का 366 के तहत आएगा ये, है ना। तो ये किसके लिए आ रहा है? लव जिहाद के ऊपर ये रहेगा, है ना। लव जिहाद जो हम सुन रहे हैं उसके ऊपर ये इसके रिलेटेड है। क्योंकि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आपकी IPC सिस्टम में पहले से ऐसा प्रोविजन है कि जो बलपूर्वक किसी से शादी करेगा या धर्म चेंज कर रहा है उसका, है ना, तो उसके लिए आपको लॉ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पहले से ही आपकी IPC सिस्टम में ऐसा सिस्टम है कि आप
अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको क्या दिला सकते हो, सजा दिला सकते हो। तो अलग से कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा लव जिहाद पे किसने बनाया अभी, ऑर्डिनेंस किसने लाया, यूपी ने अभी लव जिहाद के ऊपर क्या लाया, ऑर्डिनेंस लाया है। तो वो बोल रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीसी सिस्टम में पहले से हमारे पास क्या है, ऐसा सिस्टम है कि अगर आपको फोर्सफुली कोई मैरिज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पनिशमेंट दे सकते हैं उसको हम, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, चार मीनार और चार मीनार और भाग्य लक्ष्मी लक्ष्मी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है हैदराबाद में। क्या है, कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। तो ये चार मीनार तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चार मीनार तो बहुत बार पूछा गया है कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है। अब देखो ये न्यूज में क्यों आया कि हमको पता है कि तेलंगाना में क्या चल रहे हैं अभी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन चल रहे हैं। वहां पे कौन गए थे, गृह मंत्री अपने अमित शाह गए थे। तो अमित शाह ने कहाँ जाके पूजा की थी, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाके पूजा की थी। जो अमित शाह ने थी वो कहाँ पे जाके पूजा की थी, भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की थी। अब देखो ये जैसे चार मीनार आपका है ना, और यहाँ पे क्या है, विजय लक्ष्मी मंदिर है। तो यानी कि चार मीनार के अंदर ही ये कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट के चार मीनार में क्या है, यहाँ पे आपका भाग्य लक्ष्मी क्या है, मंदिर है। तो चार मीनार के अंदर ही क्या है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर है। तो इसके आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो कि ये कैसे था, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या थी, एक दीवार थी, है ना। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे क्या थी, दीवार थी। अब किसी ने इसको क्या कर दिया, गेरुए रंग से, जो केसरिया रंग आता है सेफ्रॉन कलर, उससे इसको रंग दिया। तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे क्या होने लग गया, फिर यहाँ पे देवी देवताओं को सबको क्या करने लगे, यहाँ पे एक प्रॉपर मंदिर बना लिया। पहले ऐसा प्रॉपर मंदिर नहीं था, लेकिन किसी ने ये यहाँ पे क्या था, एक दीवार थी, और इस दीवार को क्या कर दिया, किसी ने सेफ्रॉन कलर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया। तो पेंट करने के बाद देखा कि ये क्या है, हिंदू का कोई मंदिर है। तो यहाँ पे एक मंदिर बना लिया गया है, और इन दोनों के बीच में क्या चलता रहता, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है अभी, है ना, कि यहाँ पे चार मीनार के अंदर जा रहा है ये, ऐसा बोल रहे हैं वो। तो ये इनकी क्या हिस्ट्री है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जाके किसने, अभी गृह मंत्री ने पूजा की थी। तो भाग्य लक्ष्मी मंदिर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखो एक और न्यूज में है, जो आपका न्यूज में ओ आई सी की फुल फॉर्म क्या है ना, ओ आई सी की फुल फॉर्म की पूरा नाम क्या है। तो आई सी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक इस्लामिक कॉरपोरेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, है ना, ये है। देखो इसके नाम से पता चल रहा है कि इस्लाम कंट्री ही इसका मेंबर होगी, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि कोई भी जिसमें मेजोरिटी इस्लाम हो वो ही इस ओ आई सी का मेंबर हो सकता है ना। कि ओ आई सी का ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी मेजोरिटी में क्या हो, इस्लाम हो, वो ही इसके मेंबर हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर जिसकी माइनॉरिटी में भी इस्लाम है, या जहाँ पे इस्लाम बहुत कम है, वो भी किसका, ओ आई सी के मेंबर हो सकते हैं। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, यानी भारत इसका क्या नहीं है, मेंबर नहीं है। अभी अभी तक इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बांग्लादेश ने 2018 में भारत को ओआईसी में लाने के लिए समर्थन किया था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। इसके कारण वो फिर से क्या हो गया, भारत ओआईसी में नहीं आया। और यहाँ से आपके लिए ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10% मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, वो कहाँ पे रहती है, इंडिया में रहती है। यानी कि 10% मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ रहेगी, इंडिया में रहेगी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। भारत इसका मेंबर नहीं है। इसका मेंबर बनने के लिए कोई इस्लामिक कंट्री हो या मुस्लिम कंट्री हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और इसमें जो नंबर ऑफ कंट्रीज वो कितनी है, 57 कंट्री, इसमें 57
कंट्री है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिहाद, सऊदी अरबिया, है ना। सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? सऊदी अरेबिया में। और ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड लार्जेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, है ना, यूएन के बाद में। यानी कि यूएन सबसे बड़ी क्या है? इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, लेकिन यूएन के बाद में सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट बॉडी कौन सी है आपकी? ओआईसी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, है ना। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये ओआईसी जो पाकिस्तान कश्मीर के बारे में स्टैंड लेता है, वही अभी क्या ले रहा है? ओआईसी ले रहा है, यानी कि ये हमारे बारे में हमारी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, किसके मैटर में? कश्मीर मैटर में। तो ओआईसी कश्मीर मैटर में हमारी क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है न्यूज में अभी। तो इसके बारे में ये चीजें याद रखने की, भारत मेंबर नहीं है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, फुल फॉर्म क्या है इंडिया में, ये आपको ऐसे राइटिंग में काम आ सकता है कि 10% मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड की कहाँ पे रहती है? इंडिया में रहती है ना। कोई सेकुलरिज्म पे अगर आपको लिखा है, धर्मनिरपेक्षता पे आपको ऐसे लिखना हो तब, है ना। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, है ना। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी हमेशा, है ना। और 5 बजे आपका ये आती रहेगी शाम को। धन्यवाद।